जीवन के हर पहलू को जो देता है आकार, जीवन के हर पहलू को जो देता है आकार। देखेंगे कैसे सपने होते सबके साकार, देखेंगे कैसे सपने होते सबके साकार, जिनका हम सबके जीवन से रहा है सरोकार। सरोकार 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 सरोकार। सरोकार है धरती का बादल से, बादल का पानी से, पानी का नैनों से और नैनों का आप से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सचिन और आप देख रहे हैं जिंदगी के जुदा जुदा रंगों से सराबोर कार्यक्रम सरोकार। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं महाराष्ट्र के गांधी कहलाने वाले विनोबा भावे की कर्म भूमि वर्धा जिले के पवनार आश्रम में। वर्धा से 6 मील की दूरी पर पवनार गांव में धाम नदी के उत्तरी किनारे टीले पर ब्रह्म विद्या मंदिर की इमारत खड़ी है। यह स्थान 1937 से ही विनोबा भावे जी की साधना भूमि रही है। इससे पहले भी इस स्थान का अपना एक इतिहास है, जिसकी गवाही देती हुई कुछ प्राचीन मूर्तियां आज भी ब्रह्म विद्या मंदिर के अहाते में खड़ी हैं। कहा जाता है कि 1400 साल पहले वाकाटक साम्राज्य की राजधानी में इसी स्थान पर एक विशाल राम मंदिर था और इस मंदिर के प्रांगण की ये प्राचीन मूर्तियां आज भी इस भूमि को अभिमंत्रित करती हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे ने अपनी जिंदगी की सांझ इसी गांव में, इसी आश्रम में बिताई थी। सांझ की तरह ही विनोबा भावे को एक ख्याल भी आया कि स्त्रियां ही वो हैं जो समाज का नव निर्माण कर सकती है। फिर क्यों स्त्रियां शास्त्रकार नहीं बन पाती है, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाती है। ये सवाल उनके जहन में इतना चला कि विनोबा भावे ने आखिर में एक केंद्र की स्थापना कर ही डाली, खास इन महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। जी हाँ, इसी आश्रम में एक केंद्र की स्थापना की गई 25 मार्च 1959 को ब्रह्म विद्या मंदिर के नाम से। और इस केंद्र के जरिए जो महिलाएं सामाजिक कार्यों में आगे आना चाहती है, काम करना चाहती है, उनके कुछ उद्देश्य समाज को लेकर हैं, उनके कुछ सपने समाज को लेकर हैं, वो आ सकती है इस केंद्र में और अपना काम कर सकती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खुटे वको चोर न लूटे, खर्चे न खुटे वको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। तो आज बहुत बड़ी संख्या में इस आश्रम में, इस केंद्र में खास तौर पर ये महिलाएं काम करती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ कर्मठ महिलाओं से जो पिछले कई सालों से यहाँ पर समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं और समाज को बेहतर बना रही हैं। जो दिनचर्या है सुबह 4 बजे से शुरू होती है। 4 बजे उठने की घंटी होती है, 4:30 से 5 पहली प्रार्थना होती है, 5 से 6 तक हम लोगों का अपना स्वाध्याय वगैरह चलता है, जिसको स्वाध्याय है, ध्यान है, अपना पर्सनल टाइम। 6 बजे से रसोई घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो सुबह 7 बजे नाश्ते का समय होता है। उसके पहले ही हम लोग सारी तैयारियां, 3-4 लोग मिलकर सब्जियां काटते हैं, 3-4 लोग मिलकर रोटियां बनाते हैं।
एक बहन नाश्ता बनाती है, 7 बजे नाश्ते का समय होता है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे कामों में बाहर चले आते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग फिर किचन का ही आगे जो खाना बनाना है वो भोजन बनाते हैं, कुछ लोग गौशाला में करते हैं। ऐसे अलग अलग कामों में बढ़ जाते हैं। सफाइयाँ हमारी 6:30 से 7 खासकर सफाइयों का समय होता है, तो सारे आश्रम की सफाइयाँ हम लोग अपने से करते हैं। अपने अपने पोर्शन बटे हुए हैं और सारे अतिथि हम लोगों के साथ में शामिल होते हैं। यह कोई वृद्धाश्रम नहीं है, ना ही कोई अनाथालय है। यह ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम है। यहाँ सभी बहनें अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से रहती हैं। आज भले ही सभी वृद्ध दिखाई दे रही हैं, लेकिन सभी बहनें यहाँ युवा अवस्था में आई थीं। कोई 16 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की और कोई 30 वर्ष की। अपने इस जीवन को इन सभी बहनों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया और यही इनके लिए आज़ादी के सही मायने हैं। यहाँ सभी बहनें सर्वोदय के लिए कार्य करती हैं, सदैव मानव हित के लिए। मैं स्त्री भी हूँ। ब्रह्मचर्य की साधना में स्त्री को पुरुष बनना पड़ेगा, पुरुष को स्त्री। गुण पूर्णता ही ब्रह्मचर्य है। मृदुता, भक्ति, त्याग, प्रेम, संयम आदि गुण तो स्त्रियों में हैं ही। ज्ञान, कर्म तथा इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन बनेंगे। विनोबा जी की तो बात जहाँ तक है, तो उनका तो एक जीवन बहुत ही अनेक प्रकार के उनके इश्यूज रहे, पहलू रहे। उन्होंने पूरे मानवता के लिए ही काम किया, केवल स्त्रियों के लिए किया ऐसा नहीं है, और पूरी मानव जाति को ऊपर कैसे साथ में ले जाना। और जैसे कहा कि बचपन 1915 में जब घर से निकले, सो घर छोड़ा उन्होंने, उसके बाद सीधे गांधी जी भी उस समय दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे और उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित किया। तो पहले पहले जो सदस्य रहे उसमें विनोबा जी भी रहे। और उस समय से जो गांधी जी ने जो आश्रम बनाए, एकादश व्रतों के आधार से, स्वावलंबन के आधार से, श्रम के आधार से, तो ये निष्ठाएं, वैल्यूज़ हैं जो मनुष्य की मानवता को स्थिर करेंगी। और ये सब जगह पूरी दुनिया के लिए ये सेम है, इसमें कोई परिवर्तन कहीं नहीं हो सकता। और हर वर्ग के लिए, हर वर्ण के लिए और हर जगह के लिए ये ज़रूरी है। तो उन निष्ठाओं को पालन करने के लिए विनोबा जी ने सारा जीवन, वो कहते थे मेरा जीवन जन्म ही आश्रम के लिए हुआ। कहना चाहिए कि ऐसा अद्भुत प्रयोग गांधी जी ने ब्रह्म विद्या मंदिर की भूमिका एक अर्थ से कस्तूरबा ट्रस्ट ने तैयार किया कि सेवा के क्षेत्र में बहनें निकली और गांव गांव जाकर के बैठ गए। गाँव में कार्य क्षेत्र रहा है। तो गांधी जी की कल्पना थी कि कस्तूरबा एक निरक्षर थी, लेकिन उनका विकास कितना, राष्ट्रमाता बन गई। इतने बड़े समाज में हम रह रहे हैं, पूरे भारत में ये दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड, लाइक ए स्मॉल वर्ल्ड है ये आश्रम। इस आश्रम का निर्माण, जो रचना की है विनोबा जी ने, बहुत अलग प्रकार से की है। और वो कहते हैं कि ये तो 4 दीवारियों में नहीं है ब्रह्म विद्या मंदिर, तो 1000 साल तक चलेगा और ये पूरी दुनिया में कहीं भी ये स्थापित हो सकता है इस विचार को। तो ये विचार का ही मुख्य इसमें ये है। तो उस विचार को लेके हम लोग सब चल रहे हैं। विचार की बैठक है। अवश्य हमको बताया हुआ मार्ग तो गांधी और विनोबा का है, इसलिए हमें उनके लिए आदर होना जरूरी है। स्त्री जीवन का उद्देश्य विवाह और गृहस्थ नहीं, इन सबके इतर में कुछ हो सकता है। स्त्री अपने स्व की तलाश के लिए इस आश्रम में आई। गांधी के बाद विनोबा ने महिलाओं की क्षमता को समझा, स्वीकारा और प्रयोग भी किया। उनके अनुसार महिला ही नव पीढ़ी का निर्माण कर सकती है, जिसका साधन ब्रह्मचर्य है। भारत के लगभग सभी प्रांतों की बहनें इस समूह में शामिल हैं। सब राष्ट्रों की, सब धर्मों की बहनों का यहाँ स्वागत है। आश्रम का प्रत्येक कार्य आश्रमवासी अपने हाथ से करते हैं। समूह का जीवन अधिक से अधिक अपने श्रम पर आधारित रहे, ये यहाँ के समूह की कोशिश है। श्रम, स्वावलंबन और शक्ति के बदले मैं स्वाध्याय कहूँगी,
क्योंकि विनोबा जी का बहुत बड़ा एक दर्शन है, वो मानते थे। और आप उनका एक स्त्री शक्ति पुस्तक है, वो पढ़िए तो उससे आपको ध्यान में आएगा कि विनोबा जी चाहते थे कि बहनें जो है वाग्मी बने। यहाँ के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए उनका खास कहना है कि बहनें भक्ति के क्षेत्र में बहुत सारे आईं, मध्य युग में काफ़ी बहनें निकली, लेकिन बहनें शास्त्र बदल सकती हैं, उसके लिए बहनों को ज्ञान विज्ञान ज्ञान वैराग्य संपन्न होना पड़ेगा। यहाँ के श्रम जो है यहाँ के जीवन का एक मूलभूत तत्व है और उसका एक बहुत बड़ा अनुभव, हमको कई उसके अनुभव हैं। एक तो हमने सारे समाज में श्रम को एकदम नीचे के दर्जे का माना है और खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो लोग श्रम करते ही नहीं हैं। और मेरा तो मानना है कि श्रम निष्ठा जो है वो सत्य निष्ठा की बुनियाद है। आप जब तक श्रम नहीं करते हैं आपके जीवन में सत्य आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप दूसरे के श्रम पर, दूसरे के कंधे पर आप बैठे हुए हैं। स्वावलंबन से क्या होता है कि हम आत्माधार पर जीते हैं और श्रम से तो हम सृष्टि के साथ जुड़ते हैं। और तीसरा मैं कहूँगी कि स्वाध्याय यहाँ का एक मुख्य है। तो स्वाध्याय में मैं खुद का हमको अध्ययन, मैं कौन हूँ इसका अध्ययन करना है। तो ये तीन चीजें हमके श्रम और स्वाध्याय यहाँ का दो मुख्य तत्व हम मानते हैं। तो श्रम के साथ हम सृष्टि के साथ जुड़ना है, स्वाध्याय से अपने खुद के साथ जुड़ना है। मनुष्य अपने से ही अलग हो रहा है। शक्ति, हम स्त्री शक्ति की बात करते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो शक्ति का मूल स्रोत अंतरात्मा में है। अंतरात्मा स्त्री पुरुष भेद रहित है। आत्मा में स्त्री पुरुष भेद है ही नहीं। दोनों के जीवन का उद्देश्य भी एक ही है। मानव जीवन का उद्देश्य है पूर्णता प्राप्त करना। सामाजिक दर्जा, आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, कुटुंब में स्थान, नैतिक योग्यता, शिक्षण समता, मानसिक भाव, गुणोत्कर्ष, ये सारी बातें दोनों में समान होती हैं। इसलिए कुल मिलाकर स्त्री पुरुषों में मूलतः अभेद है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको आगे की यात्रा से रूबरू करवाने वाले हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोकार 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 सरोकार।
सरोकार 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 सरोकार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरोकार और महाराष्ट्र के पवनार आश्रम की कहानी आप इस वक्त देख रहे हैं। आइए इस आश्रम से आपको और आगे रूबरू करवाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है वो अगर मुझे उसकी खोज है, स्त्री पुरुष का कहीं कुछ सवाल ही नहीं रहता। और जब हम देह अपने आप को देह मान के बैठते हैं, महिलाएं, कि मैं देह ही हूँ, देह तक सीमित, तो फिर वो सारे झमेले हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने में अपने आप को मानूं कि मैं एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ, उस भूमिका पर से अगर मैं शुरुआत करती हूँ जीने के, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कुछ बाधा, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है लेकिन वो आसानी से पार हो जाता है। और वो जो जीने का एक वो है, और वो ऐसी एक कल्याणकारी शक्ति का विकास स्त्री में होना चाहिए, जिस स्त्री शक्ति की वो हक मांगने वाली नहीं, कौन किसको देने वाला है, हमको अपना हक बने जीते आना चाहिए, वो दम हम में होना चाहिए। हम निकले घर से, गांधी विनोबा की कल्पना ये है स्त्री शक्ति की कि वो मंगलमय कल्याणकारी माँ का जो रूप है, जो अपने परिवार तक सीमित रहता है, वो पूरे मानवता के प्रति होना चाहिए। और उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिच्या हाते पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरी, शिवाजी महाराज जिजामाता का उदाहरण है। तो वो समाज निर्मित करने वाली हो, सृजन का एक अधिकार पुरुष के पास नहीं, वो हमारे पास है। तो कैसे गढ़ना एक नेक इंसान से, बल्कि तब समाज शांत और समृद्ध वैसे होगा, उसकी आवश्यकता है। आज जो मैं समाज में देख रही हूँ बहनों को, जो बाबा ने कहा था स्त्रियों के आगे आना है, मातृशक्ति को आगे आना है, करुणा शक्ति को आगे आना है। विज्ञान युग में ये काल आ गया है, ये काल डिमांड कर रहा है हर मनुष्य के लिए, लेकिन स्त्रियों को तो कहा ही है। तो स्त्री में क्या गुण है? मातृगुण है। हर स्त्री जन्म से माँ है, बच्ची भी है वो भी माँ है। तो माँ तो एक दो बच्चे को संभाल लेती है, प्यार दे देती है, लेकिन विश्व की माँ बनने के लिए साधना करना पड़ता है। जो स्त्रियों के अंदर में दया, क्षमा, करुणा, धीति, स्मृति, कीर्ति, ये सारे गुण जो है, ये या देवी सर्वभूतेषु कहते हैं ना, ये रूपेण संस्थिता। तो ईश्वरीय गुण जो उसके अंदर डाला गया है परमात्मा, उस परमात्मा को प्रकटीकरण के लिए साधना करना, तब वो विश्व की माँ बनेगी। तो ये विज्ञान युग में काम आएगा कि हम भगवान ने हमको 3H दिए हैं, हेड, हार्ट और हैंड, और ये तीनों का विकास होगा तब संपूर्ण मनुष्य का विकास होगा। आप साइंस की दृष्टि से देखिए तो आप जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो यूजलेस हो जाता है। तो आप इसलिए समाज में अभी क्या हो गया कि जो दिमाग से काम करते हैं वो शरीर से नहीं करते, जो शरीर से काम करते हैं वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनका आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। तो इसलिए विनोबा जी ने यहाँ आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप किस परिवार के हैं, किस पोस्ट पर हैं, उसका मतलब नहीं है। मेहमान भी आएगा तो हमारे साथ बैठ करके हमारे साथ काम करेगा, खेती करेगा, सफाई करेगा, किचन में काम करेगा, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। पहले जब मैं विनोबा जी के पास गई, बड़ी डर के मारे विनोबा जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी। तो मैंने उन्हें कहा, अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो मेरे लिए एक रास्ता कठिन हो जाएगा। मैं जैन साधुओं के पास जाती हूँ, बौद्ध साधुओं के पास जाती हूँ, लेकिन मालूम नहीं मेरे मन में आकर्षण आपका ही हुआ। तब मेरे पिताजी ने कहा, ये छोटी बच्ची 16 साल की, उसको क्या पता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसीलिए इसको आप समझा दीजिए और मुझे वापस दीजिए। तब विनोबा जी ने कहा, देखो बेटा, उस समय मैं भी 12 साल का था जब ब्रह्मचर्य का व्रत लगा, आज मैं संत बन गया। तुम क्यों नहीं आशा रखते हो कि ये भी आगे चलकर मीरा बनेगी और तुम्हारे घर को रोशन करेगी।
मेरे पिताजी को उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब घर में मेरी माँ रोए, मेरे भाई मेरे तरफ देखें कि यह हमारी एक ही बहन है तो हम कैसे ये करें, तो शादी के लिए बार बार पूछते थे। मैं कहती देखो ऐसे समझो हमने कफन डाल करके गले में हम अपने घर से, माँ बाप से और भाइयों से छूट लेकर के इस जीवन में जा रहे हैं। तब से मैं जैसे विनोबा जी के पास आई और मेरी माँ ने विनोबा जी को देखा तो माँ ने कहा मेरे सब बच्चे भी अगर विनोबा जी के पास आते तो मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे आनंद है, जीवन अच्छा है। मैं जापान में सोशल वर्क का अभ्यास किया और सोशल वर्क का ये काम किया और आगे काम यानी बढ़ाने के लिए विनोबा जी के पास आया है। तो थोड़ा के 2-3 महीना में जाऊंगी सोच रहे थे, तो विनोबा जी ने कहा 3 महीना में कुछ नहीं, कम से कम 3 साल रहो। और बाद में विनोबा जी ने कहा एक बार मैं जापान गए, मेरे माँ पिता का तो कुछ ये होने के कारण, तो विनोबा जी ने कहा अभी जापान नहीं जाना, यही रहो। ऐसा इसके कारण सहजता से रहा गया। स्त्री शक्ति का यहाँ कार्य करना है तो उस समय कहा आसाम जाओ, तो आसाम भी गई थी। कहीं दूसरी जगह बम्बई में गीता का प्रचार था, वहाँ कहा तो वहाँ भी हम लोग गए। ऐसे जहाँ जहाँ भी कार्य करने की और विनोबा जी को भी हमको आगे बढ़ाने की, ये लड़कियाँ कैसे आगे बढ़े। विनोबा खुद यहाँ थे ने तो भी वो कहते थे कि आप मुझे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं यहाँ डिक्शनरी के जैसा रहूँगा। तो डिक्शनरी खुद नहीं कहती मुझे रिफर करो, अगर आपको जरूरत है तो आप रिफर करिए। यानी वो इतने अलिप्त रहकर उन्होंने यहाँ की जीवन की वही ऐसी इस तरह से बनाया है कि हम अपने आधार पर कैसे आगे बढ़े और एक दूसरे का आधार। मुख्य उनका सामूहिक साधना पर बहुत जोर था। कोशिश करते हैं उस रास्ते पर चलने की, अब फिर जैसे हो। और मैं समझती हूँ विनोबा जी ने सब संतों का, सब साधुओं का जितना भी है जीवन का, उन्होंने जो सारा अंश है वो ग्रहण किया और वो ग्रहण करके हमारे जीवन में वो लाने की उन्होंने कोशिश की। तो हम वो उस पर चलते हैं। हम सिर्फ ब्रह्म विद्या ही पाते हैं ऐसे नहीं, हमको कर्म भूमि, ज्ञान भूमि दोनों चाहिए और भक्ति भी चाहिए। और सब एक बाजू में रख करके हम चाहते हैं कि हम आपस में एक साथ प्रेम से रहें। प्रेम ही बड़ी चीज है, न कुछ ले आए हैं न कुछ ले जाएंगे। हमारे यहाँ एक साधु आए थे, साधुओं का ग्रुप आया था विनोबा जी से मिलने के लिए, और उनकी कुटी में बहनें उस समय बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बहनों को विनोबा जी से कहिए कि बहनों को बाहर करें, क्योंकि हमारे सेक्ट में जो है वो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। तो विनोबा जी जब ये सुना ना, गुस्से में उठ करके, कभी इस तरह से नाराज नहीं होते, यहाँ दरवाजे पर खड़े हुए। और मीरा का एक वचन है कि हूँ तो जा, ये उन्होंने वृंदावन के एक सन्यासी को कहा था, जिसने ऐसा कहा था कि मैं स्त्री का मुंह नहीं देखता हूँ। तो हूँ तो जानती हती ब्रज माँ पुरुष छे एक, ब्रज में रही ने तमे पुरुष बनो छो, धन्य तमारो विवेक। तो उन्होंने ये बात कही, विनोबा जी ने ये बात कही और कहा कि स्त्री आई तो माँ आई, ऐसा क्यों नहीं मानते हो, इतना कमजोर अपना मन बना के रखा है, तो फिर सन्यास किस लिए लिया। स्त्री आई तो माँ आई, और माँ के रहने में कितना संरक्षण है वो क्यों नहीं। हमको समाज में जाने के बदले समाज यहाँ हमारे पास खुद आता है। हमारे रोज का जीवन में समाज हमारे साथ आता, हमारे पास आता है। हम समाज में जाकर जितना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा यहाँ हो सकता है, मुझे ये अभी भी लग रहा है, तभी भी लगता था। इसलिए जय ब्रह्म विद्या मंदिर की। ब्रह्म विद्या मंदिर आगे बढ़ेगा, बाबा की इच्छा पूरी होगी। 1000 साल ब्रह्म विद्या मंदिर चले, वो चलेगा और बहन संत बनेगी बनेगी बनेगी। लोग कई बार पूछते हैं कि इसका माने सूक्ष्म में अभी इतने साल, 60 साल हो गए, कोई बहुत इम्पैक्ट तो दिखता नहीं, समाज पर कोई बहुत असर तो दिखता नहीं। ऐसा विनोबा जी के सामने भी कहते थे कि 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, समाज पर इसका क्या असर है। तो विनोबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर देते थे। वो कहते थे कि ये क्या गेहूं का दाना है, डाल दिया 10 दिन में आ गया, 2-2.5 महीने में, 3 महीने में काट लिया, ये गेहूं का दाना नहीं, ये विचार बीज है। इसको उगने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इसलिए यहाँ तक कहा है कि यहाँ नहीं सफल होगा तो सूर्य और मंगल पर सफल होगा।
लेकिन इसलिए भूदान से भी ज़्यादा इसको ज़्यादा महत्व का देते थे, क्योंकि धर्म के नाम पर अध्यात्म में अगर संशोधन नहीं हुआ, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से संशोधन नहीं हुआ, तो सारा का सारा वैज्ञानिक जो सारा का सारा है वो विज्ञान उस तरफ जाएगा कि सारा खत्म कर देगा। इसलिए विनोबा जी का तो मानना था कि साइंस को डायरेक्शन दे सकने की शक्ति सिर्फ एक में है और वो अध्यात्म में है, और अध्यात्म में नए प्रयोग होने चाहिए, और उस नए प्रयोग की शुरुआत मुख्यतः बहनें करें, और वो यहाँ उसकी शुरुआत हुई है। आगे जो युग आने वाला है वह मुख्य रूप से स्त्रियों का है। विनोबा के अनुसार मैं यहाँ तक अपेक्षा करता हूँ कि स्त्रियाँ शास्त्रकार बने। भारत में बहुत बड़ी भक्त स्त्रियाँ हो गई हैं, उनका समाज पर प्रभाव था, परंतु वे शास्त्रकार नहीं थीं। अभी तक ब्रह्म विद्या का जो शास्त्र बना उसे पुरुषों ने बनाया, वह एकांगी बना, उसमें संशोधन हो और संशोधित ब्रह्म विद्या दुनिया के सामने आए, और वह काम बहनों के द्वारा हो। भारतीय ब्रह्म विद्या का स्वरूप परिष्कृत होने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। स्त्रियां ब्रह्मचारिणी होंगी, शास्त्रकार होंगी, समूह रूपेण काम करेंगी, तभी चित्र बदलेगा। उनका ही मानना था कि मातृशक्ति जो है ना, स्त्रियों की शक्ति यानी मातृशक्ति है, और मातृशक्ति जो है त्याग समर्पण इसके आधार पर ही विकसित हुई है। तो अगर मातृत्व समाज का नेतृत्व करेगा तो समाज को सही दिशा मिलेगी। इसलिए गांधी जी और विनोबा जी दोनों का ये था, स्त्रियों पर बहुत श्रद्धा थी, और उनको कहना था कि अगर आने वाला युग अहिंसा का है तो उसमें स्त्रियों का नेतृत्व होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ की महिलाओं से मिलकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, और जिस कर्मठता से वो काम कर रही हैं आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए। तो ये एपिसोड तो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपको बता दूं अगले एपिसोड में हम आपको करवाने वाले हैं एक बहुत ही रंगीले शहर की सैर। जी हाँ, हम चलेंगे राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर की सैर आपको करवाने वाले हैं कार्यक्रम सरोकार के अंदर। अभी के लिए चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार। जीवन के हर पहलू को जो देता है आकार, देखेंगे कैसे सपने होते सबके साकार, देखेंगे कैसे सपने होते सबके साकार, जिनका हम सबके जीवन से रहा है सरोकार। सरोकार 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 सरोकार।